मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ई कॉमर्स वाली फील्ड में आप कैसे आए? हम 280 प्लस फैक्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं। वाह, और ये सारी पाकिस्तान के अंदर है? सारी लोकल की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान का स्वीट स्पॉट 3000 की प्राइस ब्रैकेट है। प्राइवेट लेवल की जहाँ तक बात है तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकली। अब लॉन्च होता है, आप कहते हो कि मुझे 10 कलर के अंदर लॉन्च करना है, सो ये प्रोडक्ट हंटिंग की या लॉन्चिंग की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि क्या वो ऑलरेडी से यानी ऑलरेडी एक इनोवेशन उसके अंदर मौजूद है या आप इनोवेशन लेकर आ रहे हो, आप किसी कैटेगरी को डिस्टर्ब करने जा रहे हो या ऑलरेडी डिस्टर्बटेड कैटेगरी में अपनी जगह बनाना चाहते हो, जिसको उसने टेबल से रिमूव करवा दिया कि इसको तो साइड पे कर दो, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। और एट दैट टाइम मैंने कहा कि नहीं, इसी को वापस लेकर आओ, यही तो चाहिए हमें। टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि असल पैरामीटर जिसको ट्रैक करने की ज़रूरत है वो रिपीट परचेजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद कादिम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई कॉमर्स पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे वाइट लेबल ब्रांड्स को स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि ई कॉमर्स का ब्रांड कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, किस तरीके से हम आज घर बैठे उन सप्लायर्स तक पहुंच सकते हैं जो कि कारखानों के अंदर मौजूद हैं, लोकल कारखानों में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, और बहुत कुछ आज के एपिसोड में आने वाला है। तो पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा ज़रूर। आज के मेरे मेहमान हैं साकिब नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू हैदर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स आवर प्लेयर। साकिब भाई, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ई कॉमर्स वाली फील्ड में आप कैसे आए, किस तरीके से इस जर्नी का आपने आगाज़ किया, अभी क्या कर रहे हैं और क्या कुछ है आज आपके पास शेयर करने के लिए? हैदर, आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 साल पहले ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट होती है, हमें लगा कि ये बहुत ही आसान काम होगा। इस फील्ड को हमने आसान समझ के पिक किया था, लेकिन इसके चैलेंजेस का आइडिया तब हुआ जब हमने इसके अंदर डाइव इन किया। हैदर भाई, हमने जब जर्नी स्टार्ट की तो हमें लगा कि ये बड़ी इजी जर्नी है, आसान काम है। हमें एक वेबसाइट बनाना है, मैन्युफैक्चरर को कनेक्ट करना है, यूज़र को अनाउंसमेंट डालनी है, सेल स्टार्ट हो जाएंगी, दैट्स इट। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो हमें मालूम हुआ कि इसके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं। जस्ट लाइक अ कन्वेंशनल बिज़नेस, जैसे आप कोई ऑफलाइन बिज़नेस करते हैं, इसके चैलेंजेस भी सेम, उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आपको मैन्युफैक्चरर को डील करना है, आपको अपनी मार्केटिंग टीम को डील करना है, टेक साइड को देखना है, सेल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग। जब सारी चीज़ें आप स्ट्रीमलाइन कर लेते हो, फिर भी सेल ज़रूरी नहीं है कि आ जाए। वाह, बिल्कुल। सो उसके ऊपर आपको अगेन इनोवेटिवली सोचने की ज़रूरत होती है कि किस यूएसपी के ऊपर आप प्ले कर रहे हो, कैसे आप सेल जनरेट करोगे, आप क्या मुख्तलिफ कर रहे हो, क्या इनोवेशन लेकर आ रहे हो, कन्वेंशनल ब्रांड से क्या डिफरेंट ऑफ़र कर रहे हो। सो अगर आपके पास कोई यूएसपी है, आप देखते हो कि आप इस प्रोडक्ट को इसलिए सेल कर पाओगे बिकॉज आपका डिज़ाइन उनसे बेहतर है, आपकी प्राइसिंग बेहतर है, आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मार्केटिंग की टीम बहुत इनोवेटिव है, कंटेंट आप बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर ऐसी कोई भी यूएसपी आपने डिस्कवर कर ली है तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, देन यू कैन जनरेट मैसिव सेल्स। ज़बरदस्त। तो फिर किन किन ब्रांड्स के ऊपर आपने काम किया है, क्या क्या लॉन्च किया है, किन किन वेंडर्स के पास आप गए और क्या चैलेंजेस आपको आए? बेसिकली हमने कोई 350 कैटेगरीज़ के अंदर काम किया, जिसके अंदर फ़ैशन हमारा मेन फोकस रहा है। फ़ैशन के वियरेबल आइटम्स लाइक शूज़ है, अपैरल है। इसके अंदर हमें जो चैलेंजेस और जो चीज़ें सामने आई, 200 के करीब बाय द वे हमने प्राइवेट लेबल्स इसके अंदर खड़े किए। 200 के करीब, और ये जर्नी अभी भी जारी है और हमारा एम है कि इंशाल्लाह इसको 1000 ब्रांड्स के ऊपर पहुंचाएंगे। सो जब हम ये प्राइवेट लेबल्स खड़े कर रहे थे, डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे थे। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो स्टार्ट में फेस करना पड़ा कि कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मार्केट में। सो कंटेंट की कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कंटेंट नहीं था, कन्वेंशनल तरीके से वाइट बैकग्राउंड और एक टिपिकल तरीका था फोटोग्राफर्स का जिसके साथ कंटेंट क्रिएट हो रहा था, जिसके ऊपर कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी। एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि हमें इसको इनोवेट करना है। हमने कुछ इक्विपमेंट इसके ऊपर इंपोर्ट किया, डिप्लॉय किया।
उसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिली और काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें जा रही हैं। कौन सा इक्विपमेंट ऐसा था? ये क्या कंटेंट से मुराद ये है कि प्रोडक्ट की पिक्चर पे आपने काम किया, वीडियो वगैरह, तो क्या क्या किया, ज़रा वो जानना चाहूँगा। बेसिकली प्रोडक्ट की पिक्चर को शूट करना कोई इतना मुख्तलिफ या डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। उसकी जो कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी है ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फॉर एग्जांपल आप एक दफ़ा एक प्रोडक्ट को फ़ोटोशूट करते हैं एक ख़ास एटमॉस्फेयर के अंदर, एक ख़ास लाइटिंग के साथ, सेकंड टाइम उसी क्वालिटी को अचीव करना एक डिफ़िकल्ट काम था। सो ये जो स्टूडियो हमने सेटअप किया, इसके अंदर आप अगर प्रोफाइल क्रिएट कर देते हो ब्रांड की, तो आपको जस्ट एक उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये स्पेसिफिक इस ब्रांड का आप फ़ोटोशूट करने जा रहे हो, उसके मुताबिक सारी लाइट्स की एडजस्टमेंट्स और कैमरा की पोजीशनिंग प्लेसमेंट उसके मुताबिक हो जाती है। सो यू कैन अचीव कंसिस्टेंसी इन फ़ोटोशूट। तो साकिब भाई, ये आपने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये लोकल पाकिस्तानी इंडस्ट्री से ही बनवाए हैं या कहीं से बाहर से, जिस तरह लोग चाइना से इंपोर्ट करके बनवाते हैं? तो इसका थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि सोर्सिंग आपने कैसे मैनेज की? हमने स्टार्ट में क्रॉस बॉर्डर किया, बिल्कुल उसके ऊपर हमने काम किया, लेकिन उसके चैलेंजेस थे स्केल करने के। अगर एक प्रोडक्ट लाइन आपकी अच्छी जा रही है, आप उसको सेल कर रहे हो, कस्टमर उसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसकी कॉन्टीन्यूटी नहीं रह पाती, रिप्लेनिशमेंट के चैलेंजेस थे। सो वी डिसाइडेड कि हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। हमने एनेबल किया लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट लेबल्स को कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ग्रो करें। मैं चाहूँगा कि कुछ केस स्टडीज़ आप बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स थे, कहाँ कहाँ से बनवाए और कितने कितने बेचे। हमने एक्यूमुलेटिव कोई 50 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स जनरेट और डिलीवर किए हैं। अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट्स आपने बनवाए या आपने ये जो 50 लाख प्रोडक्ट्स बेचे हैं, तो इसमें कौन सी कैटेगरीज थी और ये कहाँ कहाँ से बनवाए आपने? बेसिकली फ़ैशन की कैटेगरी के ये सारे प्रोडक्ट्स थे, जिसमें तकरीबन कोई 30 लाख पेयर ऑफ शूज़ शामिल हैं। 30 लाख पेयर? 30 लाख, और 20 लाख अदर कैटेगरीज़ हैं, जिसमें आपका ज्वेलरी, आपका कॉस्मेटिक्स, अपैरल, ये सारी चीज़ें, एक्सेसरीज़, हैंड बैग्स। लेकिन जो शूज़ की कैटेगरी थी वो मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग कैटेगरी थी, बिकॉज़ इसके अंदर सेलिंग के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस शामिल थे। फॉर एग्जांपल कट साइजेस, कट रेंजेस, उनको मैनेज करना, उनकी रिप्लेनिशमेंट, बिकॉज़ जब आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो तो मैन्युफैक्चरर आपको कट साइज़ के अंदर इन्वेंट्री नहीं देता। सही है, सही है, बिल्कुल। सो अगर आपने 1000 पेयर ऑफ शूज़ पिक किए हैं और उसमें से 600 आपके सेल हो चुके हैं, तो रिमेनिंग 600 को सेल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो इसमें अगर आपका मैन्युफैक्चरर आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको कट साइजेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है, सो यू कैन स्केल एंड ग्रो अनलिमिटेड। सही। तो इसमें आप कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी बनवाते थे उनको बोल के, उनके डेफिनेटली इस तरह लोफर की एग्जांपल लेते हैं तो एक टाइम में बड़ा चला, मेरे ख्याल आपने बेचा भी बहुत ज़्यादा, तो क्या आप जाके वेंडर को ये बताते थे कारखाने, और कहाँ कारखाने हैं, तो वो टेक्निकल समझना, बात समझना, आपको कोई चैलेंजेस वगैरह नहीं आए? बिल्कुल ऐसा था। लोफर्स की कैटेगरी में फॉर एग्जांपल एक मैं केस स्टडी की बात करूंगा जिसमें हमने कोई 60,000 पेयर ऑफ लोफर्स सेल किए। अच्छा, जब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरर्स के पास गए तो उनको समझाना कि जो चीज़ आपको चाहिए वो बड़ा डिफ़िकल्ट था। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ऑनलाइन आप बेच रहे होते हो तो आपने कंसिस्टेंसी इन कलर्स और डिज़ाइंस को मेंटेन करना होता है। आप नेवी की जगह ब्लू कस्टमर को नहीं भेज सकते या ब्लू की जगह नेवी को नहीं भेज सकते। सो इस किस्म के चैलेंजेस थे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है और जो मैन्युफैक्चरिंग हो के जब शिपमेंट आपके पास पहुंची है तो पता चला है कि नेवी की जगह ब्लू आ गया। सो ये चैलेंजेस थे, इसके ऊपर हमें मैन्युफैक्चरर्स को ट्रेन ट्यून करना पड़ा, लेकिन गुड थिंग इज़ कि जल्दी से मैन्युफैक्चरर्स इसके ऊपर ट्रेन ट्यून हो गए और अब माशाल्लाह हम 280 प्लस फैक्ट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं। वाह, और ये सारी पाकिस्तान के अंदर है? सारी लोकल। ये पंजाब के अंदर है या कुछ कराची में है या इस एरियाज़ में भी है? पैन पाकिस्तान, ऑल ओवर द पाकिस्तान। लेकिन इसमें जिस तरह आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल फुटवेयर की प्रोडक्शन के लिए मुरीद के बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, कसूर है, शेखुपुरा है, फैसलाबाद है,
तो जो प्रोडक्ट जिस सिटी के अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन है उस सिटी से हम लोग प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ज़बरदस्त। सबसे अच्छी साकिब की जो बात है ना इस टाइम व्यूवर्स, वो ये है कि साकिब ने वो कैटेगरीज उठाई जिस पे लोग समझते थे कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। मतलब अगर आज आप देखें तो लोग आसान चीज़ों की तरफ जाते हैं, टी शर्ट्स की तरफ चले जाएंगे, टेक्सटाइल वाली प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे, होम टेक्सटाइल की तरफ चले जाएंगे, डेकोरेशन पीस की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे ये मसाइल नहीं आते। लेकिन ये वो कैटेगरी पिक करना और फिर उसके बाद उसमें इतना बड़ा नंबर अचीव करना, नो डाउट ये एक बहुत ही बड़ा कारनामा है। कुछ केस स्टडीज़ आप फर्दर बताएंगे कि जिसमें आपको लगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी और उसको ओवरकम किया और करके दिखाया। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा आपने क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, मुझे इससे एक स्टोरी अपनी याद आ गई कि एक टाइम के ऊपर हम स्नीकर्स की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे थे और एक फैक्ट्री के पास बैठे हुए तो उसने कुछ सैम्पल्स डिस्प्ले किए हमारे सामने। उसमें एक येलो कलर का स्नीकर था जिसको उसने टेबल से रिमूव करवा दिया कि इसको तो साइड पे कर दो, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। और एट दैट टाइम मैंने कहा कि नहीं, इसी को वापस लेकर आओ, यही तो चाहिए हमें। मेरे कोलीग्स मेरे साथ थे जिन्होंने उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया कि नहीं, येलो स्नीकर तो नहीं पाकिस्तान में बिकेगा, क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। लेकिन अमेजिंगली जब हमने उसको लॉन्च किया तो येलो स्नीकर सबसे पहले सोल्ड आउट हुआ। तो ये भी एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान को लग रहा होता है यार ये चीज़ नहीं करेगी, लेकिन असल में वही चीज़ होती है। जिस तरह आप एग्जांपल लेते हैं पुराने ज़माने में किसी शू मैन्युफैक्चरर, जिस तरह एक जगह पे गया, उसने देखा कि वहाँ तो लोग जूते नहीं पहनते, तो एक बंदा गया, उसने कहा यार यहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता, फ़ायदा नहीं है, यहाँ मार्केट तो हमारी ग्रो ही नहीं करेगी। दूसरा बंदा गया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो उसने कहा यार यहाँ तो लोग जूते नहीं पहनते, कितनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ कोई पहनता ही नहीं है, सब जूते खरीदेंगे। तो नो डाउट ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो साकिब, आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स में आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्योंकि डेफिनेटली इजी नहीं है, पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता, COD, कोरियर के पेमेंट्स के इश्यूज़ वगैरह वगैरह। तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको ये सब चीज़ों को करने में, और शू की तो डिलीवरी आसान नहीं होती। बेसिकली डिमांड जनरेशन और सप्लाई साइड दो चैलेंजेस मेन थे हमारे लिए। डिमांड जनरेशन के ऊपर आपकी डिजिटल मार्केटिंग का वाइटल रोल है इसके अंदर। तो जब हमने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हमें अवेलेबल नहीं थे अनफॉर्चुनेटली कि हम उनको हायर कर सकें। अभी मार्केट काफ़ी ग्रो कर चुकी है और आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं इजीली, लेकिन एट दैट टाइम रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। मुझे खुद जंप इन करना पड़ा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो कि मेरा फोर्टे नहीं था, लेकिन हमने उसके अंदर बैठ के टीम के साथ चीज़ों को समझा किया। सो डिमांड जनरेशन जब हमारी सॉर्ट हो गई, हमें डिमांड के एंड से प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे कि डिमांड तो जनरेट हो रही है, कस्टमर लेना चाहता है। अब प्रॉब्लम था सप्लाई साइड के ऊपर कि सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं थी, सप्लाई के अंदर क्वालिटी के इश्यूज़ थे, या जो चीज़ें कस्टमर को चाहिए थी वो नहीं उनको मिल पा रही थी। और यही वो चैलेंजेस है साकिब के, अगर आज कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करता है या ई कॉमर्स का कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो आगे फंस जाता है। या तो सेल जनरेट नहीं कर पा रहा होता, डिजिटल मार्केटिंग के इशूज़, या सेल जनरेट कर लेता है तो सप्लाई साइड नहीं मैनेज कर पा रहा होता। तो इसको आप कैसे समझते हैं कि क्या गाइडलाइन देंगे कि क्या स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, क्या उस एस्पिरेंट को देखना चाहिए कि वो इन पे अगर काम करे तो एटलीस्ट सप्लाई साइड वो मैनेज कर लेगा? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की साइड पे अगर आप मुझसे पूछें स्पेसिफ़िकली जो चैलेंजेस हैं, अगर मैंने 2000 कैंपेन सक्सेसफुल लॉन्च की होंगी और उनके रिज़ल्ट्स आए होंगे, उनमें से कोई 200 कैंपेन्स फ्लॉप भी गई होंगी। उन फ्लॉप कैंपेन्स के अंदर अगर 90% मैं आपको बताऊं कि इश्यूज़ क्या थे, वो क्लैरिकल इश्यूज़ थे। जब भी मार्केटियर से आप पूछते हो कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे, तो उसके पास जो भी जस्टिफिकेशंस हैं कि ये मसला था, वो मसला था, सीज़न आउट हो गया, प्राइसिंग करेक्ट नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, या जितने भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मुझे 90% जब भी मैंने उन प्रॉब्लम्स को देखा तो मुझे क्लैरिकल मिस्टेक्स मिली। यंग मार्केटियर्स चूँकि काम कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो अगर आप अपनी जो एग्जीक्यूशन है उसको एक दफ़ा अपनी कैंपेन्स को वेरीफाई कर लो कि जो आपने डाटा पॉइंट्स एंटर करने थे अगर वो राइटली हुए हैं तो आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। और 10% अदर इश्यूज़ हैं जो वेरी करते हैं केस बाय केस। सही, ज़बरदस्त। अच्छा साकिब, मुझे ये बताएंगे प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा हाँ यार ये प्रोडक्ट है,
क्या मुझे एक्सपेरिमेंट ही करने हैं या मुझे गट फीलिंग भी एक रोल प्ले करती है, या मैं दराज को देख लूँ या चाइना के अलीबाबा को देख लूँ कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट अब जो है वो सही निकल रहा है? तो क्या रिसर्च में आप मशवरा देंगे? मेरे ख्याल में आपने डिसाइड ये करना होता है कि आप किस प्रोडक्ट लाइन के अंदर जा रहे हो। क्या वो ऑलरेडी से यानी ऑलरेडी एक इनोवेशन उसके अंदर मौजूद है या आप इनोवेशन लेकर आ रहे हो। आप किसी कैटेगरी को डिस्टर्ब करने जा रहे हो या ऑलरेडी डिस्टर्बटेड कैटेगरी में अपनी जगह बनाना चाहते हो। सो अगर आप कहते हो कि फुटवेयर आपने सेल करना है, फॉर एग्जांपल ये आपके माइंड में इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फुटवेयर में पाकिस्तान में ऑलरेडी 41 करोड़ जूता बन रहा और बिक रहा है। आपने कुछ नया नहीं करना, व्हील इन्वेंट नहीं करना। लेकिन आप चाहते हो, अगर आप देखते हो कि टिपिकल पाकिस्तान में जो एक शूज़ बिकता है वो 3 कलर्स के अंदर लॉन्च होता है, आप कहते हो कि मुझे 10 कलर के अंदर लॉन्च करना है। सो ये प्रोडक्ट हंटिंग की या लॉन्चिंग की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जिसके ऊपर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लाइन एग्जिस्ट करती है, मुझे उससे कुछ बेहतर करना है। वो 3 कलर्स में मौजूद है, मुझे 10 कलर में लॉन्च करना है। वो इस प्राइस ब्रैकेट में मौजूद है, मुझे उसको इस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करना है। सही। साकिब, आपने प्राइवेट लेवल भी लॉन्च किया, आपने वाइट लेवल भी लॉन्च किया, दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं और बास्केट साइज़ क्या होना चाहिए एक वाइट लेबल के लिए और एक प्राइवेट में? तो खैर आप जितना मर्जी महंगा बेच सकते हैं, बट क्या बास्केट साइज़ है जिसको उनको स्टार्ट करना चाहिए कि यार इस बास्केट साइज़ में आप फ्रीली प्ले कर सकते हैं, कस्टमर इतने का ख़रीद लेते हैं? अच्छा, बास्केट साइज़ की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान का स्वीट स्पॉट 3000 की प्राइस ब्रैकेट है। अगर आप 3000-3500 की प्राइस ब्रैकेट में कुछ भी सेल करना चाहते हो तो सेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से सेल करने की कोशिश कर रहे हो। कोई यूएसपी आपके पास है, आप प्राइस एडवांटेज दे रहे हो, आप कलर एडवांटेज दे रहे हो, या आपका जो कंटेंट है वो बड़ा इनोवेटिव है। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? कि वाइट लेबल प्राइवेट लेबल कितना डिफरेंस है? अच्छा, वाइट लेबल प्राइवेट लेबल की जहाँ तक बात है तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकली। बेसिकली जो डिफरेंस है कि आपके पास वाइट लेबल के अंदर बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर आप उसको वाइट लेबल कर रहे हो तो कोई दूसरा भी वाइट लेबल कर सकता है, कोई मी टू उसके ऊपर कर सकता है। जब आप प्राइवेट लेबल की बात करते हो तो उसके अंदर वो चूँकि आपकी एक प्राइवेट, आपकी एक इनोवेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, तो उसको रेप्लिकेट करना आसान नहीं होता। सही। साकिब, मेरा बस आखिरी क्वेश्चन है कि रिपीट परचेजेस के ऊपर आपने देखा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। तो आपने अपने पास क्या देखा और कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं इसको एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए? बेसिकली जब यंग एंटरप्रेन्योर्स ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उनके लिए इनिशियल परचेज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। लेकिन जब आप एक टाइम उसमें गुजार चुके होते हो, एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि असल पैरामीटर जिसको ट्रैक करने की ज़रूरत है वो रिपीट परचेज़ हैं। सो रिपीट परचेज़ में अगर 40% आपका रिपीट कस्टमर नहीं आ रहा तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि वो प्रोडक्ट लाइन आपने राइटली पिक की है, चूज़ की है या नहीं। बिल्कुल सही है। कोई ऐसा पैगाम जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप देना चाहेंगे, उनको कुछ करना चाहिए साकिब की तरफ से बिल्कुल उनके लिए, तो द प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर यू। इसमें लास्टली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा मैसेज होगा वो यही कि आपको ई कॉमर्स का जो फ्यूचर है, ये जो अभी वक्ती आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं कि फ़ायरवॉल का फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है, या अदरवाइज़ अगर इवन इंटरनेशनल वॉर भी स्टार्ट हो जाती है या ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस जो आपको फेस करना पड़ते हैं, ये टेम्परेरी होंगे। बिकॉज़ ई कॉमर्स की गेम साल 6 महीने की नहीं है, अगले 10 साल 20 साल ई कॉमर्स के अंदर काम होना है। सो अगर आप आज इसकी जर्नी सिर्फ इस वजह से स्टार्ट नहीं कर रहे कि इंटरनेट के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, रिफ्यूज़ल रिटर्न्स का इशू है, कोरियर कंपनीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर रही, सो मेरा मैसेज यही होगा कि आपको इसके ऊपर डरने की या रुकने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जर्नी 10 साल और 20 साल के ऊपर मुश्तमिल है। बिल्कुल। और साकिब, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहता है, अपना कोई प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल शुरू करने से बजाय इसके कि हम उनको कहें कि यार आप मार्केट में जाएं, फिर से ये जर्नी करें, आप एक पूरी जर्नी से गुजरे हुए हैं, मेरा ख्याल है कोई 2000 प्लस वेंडर्स के साथ ताल्लुक़ है आपका, और
इसके जो आपस में पूरी विसिनिटी के सर्कल में उनसे भी आप राब्ते में हैं, तो उनको कोई सपोर्ट अगर देना चाहें तो लोग आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि हाउ विल यू इम्प्रूव द इंक्यूबेशन कल्चर हो उनके। बेसिकली हैदर भाई, इसके अंदर हमने एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर प्राइवेट लेबल्स। सही है। मेरा विज़न है कि हम 1000 प्राइवेट लेबल्स को इनेबल करें पाकिस्तान में, जो कि लोकल इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करें और इंटरनेशनली भी। इसमें राइट नाउ हमारे पास 20 ब्रांड्स इंक्यूबेटेड हैं, जो 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ की सेल मंथली कर रहे हैं। हम इनको भी ग्रो करवाएंगे और मज़ीद फ़र्स्ट फेज़ में 100 ब्रांड्स को हमने इंक्यूबेट करने का हमारा प्रोग्राम है। सो अगर कोई भी इसमें रीच आउट करना चाहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लिंक्डइन के ऊपर मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ।